हेलो गाइस, आज पढ़ते हैं टू सी द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म अमेरिकन सिविल वॉर। बाजू में आपको पिक्चर दिख रही है कुछ फ्लैग्स की और अब्राहम लिंकन की। ये कुछ टाइम पीरियड है 1861 टू 1865। पार्टीज़ इन्वॉल्व देखते हैं कि कौन कौन सी पार्टीज़ थी ये सिविल वॉर में इंक्लूडेड थी। 11 सदर्न स्लेव स्टेट्स विच फॉर्म द कॉन्फ्रेंस स्टेट्स ऑफ अमेरिका। 11 अलग अलग साउथ के जो स्टेट्स थे उन्होंने कॉन्फ्रेंस स्टेट्स बनाए हुए थे विच इज़ लेड बाई Jefferson Davis, US federal government, which was supported by all the free states and 5 border slave states in the north. जो नॉर्थ के कुछ 5 स्टेट्स थे उन्होंने भी ये लड़ाई में अपना योगदान दिया था। ये रीज़न, सिविल वॉर होने का रीज़न ये था। सक्सेशन ऑफ द सदर्न स्टेट और स्लेवरी, गरीबी एक रीज़न थी और दूसरा एक था कि वो गुलाम बन गए थे। दूसरा एक था जो सदर्न स्टेट थे उनका बहुत ज़्यादा दबदबा हो रहा था, उनका दादागिरी चल रहा था। सिविल वॉर एक्चुअली जब चल रही थी तो नॉर्थ और साउथ वाले जो एरिया थे अमेरिका में, उनके बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई हो रही थी। अब्राहम लिंकन के बारे में देखते हैं। वॉज अ 16 प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका हु लीड द अमेरिकन सिविल वॉर। सिविल वॉर को आगे बढ़ाने वाले अब्राहम लिंकन थे और उन्होंने वो जीती भी। उसका रिजल्ट क्या आया कि अमेरिकन यूनियन वॉज रिस्टोर्ड एंड स्लेवरी वॉज अबॉलिश। अमेरिकन यूनियन उसमें जीत जाता है, सारी चीज़ें ढक की हो जाती हैं और जो स्लेवरी होती है, गुलामी होती है, वो नाबूद हो जाती है। लेसन की शुरुआत करते हैं। फॉट बिटवीन 1861-1865 द अमेरिकन सिविल वॉर वॉज द रिजल्ट ऑफ द डिकेड्स ऑफ द सेक्शंस टेंशन बिटवीन नॉर्थ एंड द साउथ। 1861 और 65 में जो अमेरिकन सिविल की वॉर हो रही थी उसकी वजह से बहुत सारी टेंशन हो रही थी नॉर्थ और साउथ अमेरिका के बीच में। द रूट ऑफ द सिविल वॉर कैन बी ट्रेस्ड टू इंक्रीजिंग डिफरेंस बिटवीन नॉर्थ एंड द साउथ। ऐसा माना जाता है कि सिविल वॉर ही इसका रीज़न था, नॉर्थ और साउथ के बीच की जो टेंशन इतनी ज़्यादा बढ़ रही थी इसका। द ग्रोइंग डाइवर्जेंस एज ए 19th सेंचुरी प्रोग्रेस, धीरे धीरे 19th सेंचुरी बढ़ रही थी और उनका ये जो प्रोग्रेस था वो बढ़ रहा था आगे। मीन्स उन लोग का बीच का जो भी टेंशन था नॉर्थ और साउथ अमेरिका के बीच में, वो उनके हालात और भी ख़राब होते जा रहे थे। चीफ अमॉन्ग द इश्यूज वर एक्सपांशन ऑफ द स्लेवरी इन द टेरिटरी। अगर मेन इश्यूज़ के बारे में बात करें तो गुलामी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। द साउथ डिक्लाइनिंग पॉलिटिकल पावर, साउथ धीरे धीरे अपना पॉलिटिकल पावर उसके पास से कम होता जा रहा था। स्टेट्स राइट एंड रिटेंशन ऑफ द स्लेवरी, देखने जाए तो स्लेवरी बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, गुलामी बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। दो दिस इश्यूज हैड एग्जिस्टेड फॉर द डिकेड, देखने जाए तो 10 साल तक ये इशू चला। दे एक्सप्लोडेड इन द 1860 फॉलोइंग द इलेक्शंस ऑफ द अब्राहम लिंकन who was fought against the spread of the slavery। फिर 1860 में अब्राहम लिंकन की एंट्री होती है और ये स्लेवरी के खिलाफ लड़ना शुरुआत करते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ हिज इलेक्शंस साउथ कैरोलिना, अल्बामा, जॉर्जिया, लुसियाना, टेक्सास सीडेड फ्रॉम द यूनियन। ये सब मिलके ये वाली जो सिविल वॉर होती है उसमें पार्टिसिपेशन देते हैं, जहाँ पे अब्राहम लिंकन का ज़्यादा से ज़्यादा फोकस होता है स्लेवरी को हटाना, नॉर्थ साउथ अमेरिका को वापस से रीयूनियन करना। अगर शायद उन्होंने ये नहीं किया होता तो शायद आज हम लोग को साउथ और द नॉर्थ अमेरिका अलग अलग देखने को मिलता। ऊपर कुछ मैप दिया हुआ है जिसमें सिविल वॉर के आफ्टर और बिफोर जो यूनियन स्टेट है, जो स्लेव स्टेट्स है, कॉन्फ्रेंस स्टेट्स है, उनके बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है। और पिंक वाले जो दिख रहे हैं आपको ये सारे स्लेव स्टेट्स थे उस जमाने में। नेक्स्ट टॉपिक देते हैं कॉज ऑफ द अमेरिकन सिविल वॉर। कॉजेस ऑफ अमेरिकन सिविल वॉर देखते हैं कि सिविल वॉर होने का रीज़न क्या था। अमेरिका जैसी बड़ी कंट्रीज़ में ऐसी प्रॉब्लम क्या है, क्या नौबत हो गई। क्लैश ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट 1860 तक देखने जाए तो यूएस वॉज कंपोज ऑफ 18 फ्री स्टेट्स एंड मेनली इन द नॉर्थ। 18 फ्री स्टेट्स थे नॉर्थ अमेरिका में और अगर साउथ में देखने जाए तो 15 स्लेव स्टेट्स थे। आप नंबर देख रहे हो, 18 स्टेट्स फ्री स्टेट्स है, मतलब आज़ाद स्टेट है नॉर्थ में, और साउथ में उतनी ही ज़्यादा स्टेट्स है जो स्लेवरी में है, गुलामी में। इंडस्ट्री एंड फाइनेंशियल डोमिनेंस इन द नॉर्थ, नॉर्थ में बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल और फाइनेंशियल डोमिनेशंस था। इंडस्ट्रियल इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा था, बहुत सारा प्रोग्रेस हो रहा था। साउथ कॉन्सेंट्रेटेड ऑन फार्मिंग, जबकि देखने जाए तो साउथ अमेरिका में ज़्यादा से ज़्यादा लोग फार्मिंग पे कॉन्सेंट्रेशन करते थे। इन अ पर्टिकुलर इन द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन, टैबेको, शुगर फॉर द एक्सपोर्ट टू द यूरोप। मोस्ट ऑफ दी चीज़ें कॉटन, टैबेको, शुगर को प्रोड्यूस करने, क्योंकि उनका मकसद था साउथ अमेरिका के उनको ये जब सब चीज़ें यूरोप में एक्सपोर्ट करनी है। सो दोनों के देखने जाए फाइनेंशियल रीजंस और कमाने के तरीके बहुत अलग थे। नॉर्थ वाले इंडस्ट्री पे फोकस थे और साउथ वाले फार्मिंग पे। द नॉर्दर्न स्टेट्स फेवर
रेजिंग हाई टैरिफ टू प्रोटेक्ट द न्यू ग्रोइंग इंडस्ट्रीज। नॉर्थ स्टेट बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट कलेक्ट करते थे जो भी इंडस्ट्रियल ग्रोथ होता था उसमें, मतलब गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा पैसे उसके ऊपर से मिलते थे। ऑन द अदर हैंड एग्रीकल्चर सदर्न स्टेट्स अपोज अ न्यू टैरिफ बिकॉज दिस वुड मेक अ गुड कॉस्टलियर। वो लोग टैरिफ को इतना ज़्यादा नहीं कलेक्ट करते थे, टैक्सेस को इतना ज़्यादा कलेक्ट नहीं करते थे, क्योंकि अगर देखो इतना ज़्यादा कलेक्ट करने लगे टैरिफ, उनके ऊपर पैसे इतने ज़्यादा चार्ज करने लगे तो चीज़ें कॉस्टली हो जाएगी। तो साउथ अमेरिका वालों ने उनकी जनता के लिए सोचा कि हम लोग को ऐसा नहीं करना चाहिए। द फीलिंग बिटवीन नॉर्थ स्टेट एंड द सदर्न स्टेट्स रन हाई ऑन द क्वेश्चन ऑफ टैरिफ। सो नॉर्थ और साउथ में जो टैरिफ थे, जो चार्जेस थे, जो भी टैरिफ का मतलब ये हो गया कि वो पर्टिकुलर थिंग्स का कॉस्ट क्या होगा, वो दोनों का अलग अलग था। तो पहला रीज़न था उनके जो फाइनेंशियल थिंग्स थे वो कलेक्ट करने की या फिर मैनेज करने की तरीके अलग अलग थे। नेक्स्ट, इश्यू ऑफ स्लेवरी। हम लोगों ने अभी देखा कि नॉर्थ जो अमेरिका था उसमें 18 फ्री स्टेट्स थे, हालांकि साउथ में 15 स्लेव स्टेट्स थे। स्लेवरी इन दैन यूनाइटेड स्टेट फर्स्ट बिगिन इन दैन वर्जीनिया इन दैन 1619। स्लेवरी की शुरुआत पहली वर्जीनिया से हुई। कॉन्फ्लिक्ट हुई 19, जैसे कि 19 सेंचुरी आती गई ये कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ता गया नॉर्थ और साउथ अमेरिका के बीच में। नदर्न स्टेट वर अगेंस्ट स्लेवरी वेर सदर्न स्टेट सपोर्टेड। नदर्न स्टेट ना उन्होंने बहुत ही मना कर दिया कि हम लोग को स्लेवरी चाहिए नहीं, हम लोग अपने दम पर स्टेट को चलाएंगे। हालांकि जो सदर्न स्टेट थे उन्हें मंजूर था कि ठीक है कोई हमारा कोई और जो है हमारे स्टेट को चलाएगा। दोनों के डिफरेंस अलग अलग थे, पॉलिटिकल कंसर्न दोनों के अलग अलग थे स्लेवरी के बारे में। रोल ऑफ अब्राहम लिंकन देखेंगे। इन दिस टेंशन सिचुएशंस द इलेक्शन फॉर द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए वर हेल्ड इन 1860। उस ड्यूरेशन में होता क्या है, 1860 में नया इलेक्शन होता है और अब्राहम लिंकन प्रेसिडेंट चुने जाते हैं। फॉर्म इन 1854 एज एन एंटी स्लेवरी पार्टी, द रिपब्लिकन नॉमिनेट अब्राहम लिंकन हु प्रॉमिस टू एम्फसाइज इंडस्ट्रियलाइजेशंस, एजुकेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब्राहम लिंकन जब प्रेसिडेंट बनने वाले थे तो उन्होंने कुछ चीज़ें प्रॉमिस की थी जनता को, जैसे कि मैं इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा दूंगा, एजुकेशन को प्रमोट करूंगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट लाऊंगा देश में, और उन बेसिस पर वो प्रेसिडेंट की सीट जीत जाते हैं। लिंकन हु वाज अ स्टॉन्ट अपोनेंट ऑफ द स्लेवरी वाज इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। और लिंकन के खुद के जज्बात भी ऐसे थे कि उनको स्लेवरी से नफरत थी। दिस विक्ट्री ऑफ द रिपब्लिकन कैंडिडेट अब्राहम लिंकन वाज कंसिडर्ड एज अ विक्ट्री ऑफ द नॉर्दर्न मच टू डिसलाइक ऑफ द सदर्न। देखने जाए तो अब्राहम लिंकन की नॉर्थ अमेरिका के हिसाब से जीत बहुत ही वेलकमिंग थी और साउथ के लिए बहुत ही डिसअपॉइंटिंग, डिसलाइकिंग थी, क्योंकि उनको ऐसा कैंडिडेट नहीं चाहिए था कि जिनको स्लेवरी नहीं पसंद हो, क्योंकि साउथ अमेरिका में लोगों को स्लेवरी अच्छी लगती थी। इट वॉज अ विक्ट्री फॉर द एंटी स्लेवरी मूवमेंट एंड द डिफीट फॉर द प्रो स्लेवरी एलिमेंट। एंटी स्लेवरी मीन्स जिनको स्लेवरी नहीं पसंद है नॉर्थ अमेरिका, और जिनको स्लेवरी पसंद है साउथ अमेरिका। दोनों के मिक्स रिव्यू थे, नॉर्थ को अच्छा लगा, साउथ को बहुत ही डिसअपॉइंटेड लगा। हम लोग ऊपर से क्विकली बॉक्स कर लेते क्योंकि इंटरनल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब्राहम लिंकन का बॉर्न February 12, 1809 अप्रैल हुआ था और उनका अप्रैल 15, 1865 में डेथ हो गया था। वो 16 प्रेसिडेंट थे यूनाइटेड स्टेट में। ऐसा पूछ सकते हैं कि वो कितने नंबर पे आते थे प्रेसिडेंट की नंबर पे। ही सक्सेसफुली लीड द कंट्री थ्रू इट्स ग्रेटेस्ट इंटरनल क्राइसिस। इतने सारे क्राइसिस होने के बाद भी अमेरिकन सिविल वॉर के थ्रू उन्होंने स्लेवरी का एंड लाया था और नॉर्थ और साउथ अमेरिका को यूनियन कर दिया था। उनका योगदान बहुत ही अच्छा था, इसीलिए उनको हिस्ट्री में याद किया जाता है अमेरिका की। बिगिनिंग ऑफ द सिविल वॉर देखेंगे कि क्या रीज़न था सिविल वॉर में। हम लोगों ने कॉजेज देखे कि नॉर्थ और साउथ के इंटरेस्ट अलग अलग होने की वजह से सिविल वॉर हुई, लेकिन बिगिनिंग कैसे हुई उसके बारे में पढ़ते हैं। द इवेंट दैट ट्रिगर वॉर come at the fort Sumter's in the Charleston Bay on then April 12, 1861, when the Confederate Army opened the fire on the Federal garrisons and the forced it to the lower American flag in surrender. इवेंट की शुरुआत कुछ इस हिसाब से होती है कि एक कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें ओपन फायर होती है और वहाँ पे अमेरिका का झंडा नीचे डालने की डिमांड होती है। इन ऑर्डर टू डील विद द सिचुएशन, जो प्रेसिडेंट लिंकन है इशू एम्सिपेशंस प्रोक्लेमेशंस विच मेड ऑल द स्लेव्स फ्री। उसमें लिंकन एक नॉर्म्स इशू करते हैं, एक लॉ इशू करते हैं जिसके हिसाब से स्लेवरी का एंड हो जाना चाहिए। कॉन्फ्रेंस आर्मी गॉट द इनिशियल सक्सेस बट टर्निंग पॉइंट कम इन जुलाई 1865 एंड द फेडरल आर्मी वॉन द बैटल ऑफ द गेटिसबर्ग। देखने जाएंगे तो पहले इनिशियली तो वो जीत गए, स्लेवरी कंट्रोल में आ गई, लेकिन साउथ वाले बहुत ज़्यादा भड़क गए। 1863 में फेडरल आर्मी जीत गई गेटिसबर्ग
गेटिसबर्ग की जो बैटल हो रही थी वो जीत गए। उसकी वजह से साउथ का दबदबा बढ़ गया। स्टार्टिंग में तो अब्राहम लिंकन को लगा कि ठीक है, मेरा स्लेवरी को एंड करने का एक्ट काम कर गया, लेकिन साउथ की जो बैटल विनिंग थी वो उनके सामने उल्टी पड़ गई। बाई स्प्रिंग ऑफ द 1865 ऑल द प्रिंसिपल कॉन्फ्रेंस आर्मी सरेंडर। सारी जो कॉन्फ्रेंस आर्मी थी उन्होंने सरेंडर कर दिया। व्हेन द यूनियन कैलरीज कैप्चर्स द फ्लिंग्स confident President Jefferson's Devins in Georgia on May 10, 1865. Resistance collapsed and the war ended. देखने जाएंगे तो सब लोगों ने जब कॉन्फ्रेंस के जो भी सारे मेंबर्स थे उन्होंने जब सरेंडर कर दिया तो वो वॉर टेम्पररी एंड हो गई। द लॉन्ग पेनफुल प्रोसेस ऑफ रीबिल्डिंग द यूनाइटेड नेशन फ्री ऑफ द स्लेवरी बिगिन। और लोगों के मन में जो ऐसा हो रहा था कि अब स्लेवरी का अंत हो जाएगा, लेकिन उसकी जो लॉन्ग पेनफुल जर्नी थी वो यहाँ पे शुरुआत हो रही थी। गेटिसबर्ग एड्रेस देखेंगे, जो लड़ाई हुई थी उसके बारे में पढ़ेंगे। On November 19, 1863, 4 months after the Battle of Gettysburg, a ceremony was held at the site in Pennsylvania to dedicate the cemeteries for the Union dead. जो भी लड़ाई की वजह से जो भी डेथ हुई थी उनको ट्रिब्यूट करने के लिए एक एक मीटिंग करी गई, एक सेरेमनी करी गई। द बैटल हैड बिन अ यूनियन विक्ट्री बट एट द ग्रेट लॉस। बैटल में जीत तो हुई थी लेकिन लोगों का नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ था। Lincoln's 3 minutes long Gettysburg address defines the significance of civil war of the American people. 3 मिनट का जो उन्होंने मौन रखा था लिंकन की, उनको ये पता पड़ गया कि जो सिविल वॉर होनी कितनी ज़रूरी है अमेरिका के लिए। He described the war as a monumentous chapters in global structures for the self government, liberty, equality. उन्होंने ये बता कि ये जो वॉर है वो किस हिसाब से सेल्फ गवर्नमेंट, आज़ादी और इक्वालिटी का एक प्रतीक होगा। लिंकन हैड क्राउड दैट नेशन वुड हैव अ न्यू बर्थ ऑफ अ फ्रीडम। उन्होंने एक क्राउड को एड्रेस किया, बोला कि नेशन को एक नए जन्म की ज़रूरत है। दैट गवर्नमेंट ऑफ अ पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड पीपल शैल नॉट पैरिश फ्रॉम द अर्थ। देखने जाए तो ये जो गवर्नमेंट होगी वो लोगों की चलाई होगी, लोगों के द्वारा बनाई होगी, लोगों के लिए होगी। He stated that union had to remain dedicated to the great task remaining before us with the increased devotion to the cause of which the death had given the last full measures of the devotions. जिन्होंने जो मौत के घाट उतर गया हुआ है उनके योगदान को खारिज नहीं जाने दिया जाएगा, खाली नहीं जाने दिया जाएगा। In his short address, the Lincolns honor the fallen dead and frame those soldiers' sacrifice and the war itself is necessary to survival of a nation. लिंकन ने अल्टीमेटली अपनी स्पीच में ये बोल दिया कि जो सोल्जर्स ने अपनी जान घुमाई है और सेक्रीफाइस की है उनकी लाइफ खाली नहीं जाएगी। वो जो सिविल वॉर है ये स्लेवरी का एंड आके ही रहेगा और ये जो सिविल वॉर है उनके सारे जो भी परिणाम होंगे, जो भी तकलीफ है उनका अंत लाएगी। प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन वांटेड टू इंस्टीट्यूट अ लिबरल सिस्टम्स ऑफ रिकंस्ट्रक्शंस ऑफ द साउथ। प्रेसिडेंट का इसके पीछे का मकसद था साउथ को वापस से रिकंस्ट्रक्ट करना। However, his vision of the reconstruction was not to become a reality after Abraham Lincoln assassinated on April 15, 1865. अब्राहम लिंकन ने बहुत मेहनत की थी इसके पीछे, लेकिन उनका मर्डर साइन किया गया। साउथ की कुछ पार्टीज ने मिलके अब्राहम लिंकन का असैसिनेटेड का मतलब होता है जब बहुत ही फेमस फिगर का मर्डर प्लान करके उनको मार दिया जाता है। तो उनकी मौत अप्रैल 15, 1865 में हुई थी। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वॉर देखते हैं तो वॉर टच द लाइफ ऑफ ऑलमोस्ट एवरी पर्सन इन यूनाइटेड स्टेट। देखने जाएंगे तो वॉर ने हर बंदे का दिल जीता हुआ था। वुमन अज्यूम लार्ज रिस्पॉन्सिबिलिटी इन वर्क प्लेस बिकॉज सो मैनी मैन वर अवे टू द फाइट। वुमन ने बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हाथ में ले ली थी क्योंकि उनके जो मैन थे, उनके हस्बैंड थे, वो फाइट करने के लिए वॉर में गए थे। इन द नॉर्थ दे लेबर एज अ नर्सेस। नॉर्थ में बहुत सारी लेडीज़ ने एज अ नर्स काम किया था क्योंकि बहुत सारे लोग जख्मी होकर आते थे। बहुत सारी गवर्नमेंट क्लर्क की तरफ काम किया था। फैक्ट्रीज में एज अ वर्कर भी वुमन ने अपना योगदान दिया था एंड कंट्रीब्यूटेड टू द वॉर एफर्ट इन द अदर वे। बहुत सारे अलग अलग वे में भी उन्होंने वॉर में अपना कंट्रीब्यूशन दिया था। हालांकि देखने जाए तो साउथ में while the southern white woman also work as a clerk and nurse in the factory and thousand took responsibility of running family farms. साउथ में भी ऐसा ही रिजल्ट देखने को मिला कि बहुत सारी वुमन ने नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी, गवर्नमेंट क्लर्क में काम किया था, इवन फैक्ट्री में भी अपना योगदान दिया था। नो ग्रुप वॉज मोर डायरेक्टली अफेक्टेड बाय द आउटकम ऑफ द वॉर देन द ऑलमोस्ट 4 million black people who were slave till 1865. They emerged from the conflict with their freedom
जो भी लोग ये स्लेवरी के गुलाम थे वो लोग बाहर आ गए, स्पेशली जो ब्लैक पीपल थे, विच वॉज कन्फर्म बाय द 13th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन इन December 1865. However, black did not have equal rights until long after the war. हाँ, गोरे और काले का जो भेदभाव हो रहा था अमेरिका में, उस वजह से भी ब्लैक को सिविल वॉर के बाद भी इक्वालिटी का राइट्स नहीं मिला था, 13 अमेंडमेंट होने के बाद भी. द वॉर ब्रॉट स्लेवरी टू लैंड. हाँ, वॉर से एक फ़ायदा हुआ था कि स्लेवरी का अंत आ गया था. 13 अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशंस में भी स्लेवरी को अबॉलिशमेंट का एक ग्रांट मिल गया था जो पास हुआ था 1865 में. इट वॉज रेटिफाइड बाय द 3/4 ऑफ द स्टेट्स. 3/4 स्टेट में उसने सब स्टेट्स मिला के 3/4 स्टेट्स में साइन किया था कि हाँ, अभी जो स्लेवरी है वो अबॉलिश होगी. वॉज फॉर्मली प्रोक्लेम इन इफेक्ट्स इन December 1865, जो अमल में आया था December 1865. The war also set the South back at least a generation in industries and agriculture. साउथ में प्रोग्रेस में एग्रीकल्चर के साथ इंडस्ट्रीज़ की शुरुआत हुई थी. फैक्ट्रीज एंड फार्म वर डिवास्टेटेड बाय द इन्वेडिंग आर्मी. आर्मी की लूट मचाने की वजह से बहुत सारे फार्म और इंडस्ट्रीज़ का डिस्ट्रक्शंस हो गया था, ख़राब हो गए थे. द लेबर सिस्टम फेल इनटू द केओस. जो भी लेबर काम कर रहे थे उनके बीच में अफला तफली मची हुई थी. नॉट अंटिल 20th century डिड द साउथ रिकवर फुल्ली फ्रॉम द इकोनॉमिक इफेक्ट्स ऑफ द वॉर. 20वीं सदी आने से 19th सेंचुरी में उनकी कंडीशन बहुत ख़राब थी, लेकिन 20th सेंचुरी तक उनकी कंडीशन थोड़ी बहुत अच्छी हो गई थी. इन कॉन्ट्रास्ट, नॉर्थ फोर्ज अहेड विद द बिल्डिंग ऑफ द मॉडर्न इंडस्ट्रियल स्टेट. लेकिन जो नॉर्थ थी वहाँ तक मॉडर्न स्टेट्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए काफ़ी हद तक कामयाब हो गए थे. देखने जाएंगे तो स्लेवरी एट द एंड ख़त्म हो गई थी और अमेरिका थोड़ा बहुत आगे बढ़ गया था. और साउथ के लोगों ने भी इंडस्ट्रियलाइजेशन, एग्रीकल्चर को पॉइंट ऑफ व्यू रख के स्लेवरी को हटाने में ब्लैक को भी थोड़ा बहुत फ़ायदा हुआ था, लेकिन उनको इक्वलिटी नहीं मिली थी जितनी अच्छी उन लोग को अभी मिल रही है. और साउथ में देखने जाएंगे तो बहुत सारे प्रोग्रेस हुए थे कंपेयरिंग टू द 19th सेंचुरी. होपफुली आपको लेसन समझ में आ गई होगी. थैंक यू सो मच. अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आइकन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए. कमेंट में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी और लाइक करना मत भूलिएगा. थैंक यू सो मच.